बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं गोइंग अंडरग्राउंड और मैं हूं आपका होस्ट बिलाल हैदर चट्टा। नाज़रीन, आज हम इशूज़ पर बात करें। कौमी असम्बली में फिर से चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की अज़ खुद नोटिस के ऊपर उससे मुतालिक जो 8 रुकनी बेंच बना था और लार्जर बेंच बना, और उस बेंच में KPK और पंजाब के इंतखाबात के लिए कुछ फ़ैसला साजी होनी थी और वो अभी तक मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर है। लेकिन पार्लियामेंट के अंदर एक और करारदाद मंजूर कर ली गई है और करारदाद में ये कहा गया है कि चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और जो 8 रुकनी लार्जर बेंच इन्होंने बनाया है, इस बेंच की जो है वो किसी भी तरह तहलील किया जाए और हम एक्सेप्ट नहीं करते। जिस तरह हमने देखा गुज़िश्ता चंद दिनों के अंदर हुकूमत की जानिब से काफ़ी हटदर्मी देखने को आई और हुकूमत बारहा ये कहती रही कि चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो भी बेंच बन रहा है, कुछ भी हो रहा है, हम उसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं। बड़े अफसोस की बातें हैं कि चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल साहब भी थे जब ये हुकूमत इक़्तिदार में आई, और जिस तरह से इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो कुछ भी हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवेन किया, उसके बाद एक आइनी तरीके से एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बेस के ऊपर ये हुकूमत बनी थी। उस टाइम बड़ी तारीफ़ें होती थी आइन की, सुप्रीम कोर्ट की और चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की। लेकिन अब वही चीफ़ जस्टिस बुरा लगना शुरू हो गया है, वही तमाम लोग हुकूमत को अच्छे नहीं लग रहे क्योंकि फ़ैसले शायद उनके हक़ में नहीं आ रहे। यानी अगर फ़ैसला हुकूमत के हक़ में आए और हुकूमत की फ़ेवर की तमाम बातें की जाएँ, एवरीथिंग इट्स ऑल गुड, और अगर इनके अगेंस्ट बात की जाए तो शायद कुछ भी अच्छा नहीं लगता कहने को। इसके अलावा पंजाब और KPK इंतखाबात का जो फ़ंड्स का मामला था और फ़ंड्स नहीं फ़राहम किए गए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, वज़ीर वज़ारत ख़जाना ने ये बिल पार्लियामेंट में भेज दिया और पार्लियामेंट ने इसको नामंजूर किया। बहुत सी बातें, बहुत कुछ कहा और बड़े बहाने ही कहेंगे बनाए गए कि IMF के प्रोग्राम के मुताबिक हम ये पैसे रिलीज़ नहीं कर सकते, ये चीज़ें नहीं दी जा सकती, इस तरह की बातें भी की गई। हालांकि सिर्फ 21 अरब रुपया देना था पंजाब के इलेक्शंस के लिए, लेकिन साफ माजरत की गई उस 21 अरब रुपये को प्रोवाइड करने से। इसके अलावा स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ साहब की बात करूँ तो कौमी असम्बली का इन कैमरा इजलास कल तलब कर लिया गया है और इन कैमरा इजलास कल जुमे को पार्लियामेंट के अंदर तलब किया गया है और इसके अंदर तमाम अरकान कौमी असम्बली, तमाम वज़रा, मशीर वज़ीर आज़म यानी तमाम मशीर और आर्मी चीफ़ जनरल आसिम मुनीर साहब और DG ISI भी शामिल होंगे। आर्मी चीफ़ और DG ISI ब्रीफिंग देंगे मुल्की हालात के ऊपर और मुल्की सिक्योरिटी सूरत हाल के ऊपर। चूँकि इलेक्शंस ना करवाने के अंदर मेन जो पॉइंट्स रखे गए थे वो थे फ़ंड्स की अवेलेबिलिटी ना होना और सेकेंड सिक्योरिटी की अवेलेबिलिटी ना होना। सो कल का जो इजलास, इन कैमरा इजलास तलब किया गया है पार्लियामेंट के अंदर, देखते हैं उस इजलास में क्या होगा, क्या सूरत हाल बनेगी। इस सब पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं ज़मीर आफाकी साहब। सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। साथ तशरीफ़ फरमा है रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहमद भट्टी साहब। सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। अपनी बात का आगाज़ करूँगा ज़मीर आफाकी। ज़मीर साहब, कौमी असम्बली में चीफ़ जस्टिस के आज खुद नोटिस से मुतल्लिक 8 रुकनी बेंच जो बना था उसको तहलील करने की करारदाद भी मंजूर कर ली गई है। क्या हो रहा है इस मुल्क में, क्या चाह रही है ये हुकूमत, क्या चाह रही है कौमी असम्बली के सुप्रीम कोर्ट को बिल्कुल ख़त्म ही कर दिया जाए? सर नहीं, ऐसी बात नहीं कि सुप्रीम कोर्ट, ज़ाहिर बात है सुप्रीम कोर्ट एक आइनी अदारा है, उसे कोई भी ख़त्म नहीं कर सकता। एक्चुअली तो बात ये होती है कि हर अदारे के बीच में जो लोग काम करने वाले हैं उनके काम के तरीक़ाकार और उनके असलूब के ऊपर बात होती है ना, तो वही शायद कौमी असम्बली में भी उसी तरह से ही चल रहा है। आपको याद होगा, ये आज की बात नहीं है, पिछले कोई हफ्ता 10 दिन या 15-20 दिनों से ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है और इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि अदारे आपस में एक दूसरे से बाहमी दस्तगरेबान हैं। ठीक है, जिसका बड़ा नुकसान जो है वो मुल्क को भी हो रहा है और आवाम को भी हो रहा है। बाकी बात रहेगी कौमी असम्बली की, पार्लियामेंट बहरहाल सॉवरन है, पार्लियामेंट का ये इस्तेकाक है, पार्लियामेंट ही कानून साजी करती है, अदलिया कानून साजी। सर, लेकिन ऐसी कानून साजी के लिए पार्लियामेंट के पास 2/3 मेजॉरिटी होना लाजिम है और इस टाइम पे जो पार्लियामेंट है उसमें अपोजिशन ही कोई नहीं है। यानी कि लास्ट हमने देखा एक करारदाद पार्लियामेंट से मंजूर की गई और चीफ जस्टिस साहब के खिलाफ एक करारदाद थी और उस पर साइन जो हुए वो 342 का पार्लियामेंट है, यानी 342 अरकान हैं और सिर्फ 42 सिग्नेचर्स थे उसके ऊपर और कोई भी खास ऐसा शख्स उसमें नहीं था। मतलब एक 1/3 मेजॉरिटी होती है वो तो उनके पास मौजूद है ना। अगर अपोजिशन उसमें नहीं है तो अपोजिशन जो है वो तो खुद बाहर निकली है ना, तो वो जब खुद मौजूद नहीं है तो अपोजिशन जो कौमी असम्बली में मेजॉरिटी है 1/3 वो उनके पास मौजूद है, वो कर सकते हैं उसके, उनको तो नहीं आप रोक सकते कि आप कानून साजी ना करें। लेकिन 2/3 रिक्वायर्ड है, 1/3 से कानून साजी की नहीं जा सकती। अकॉर्डिंग टू द लॉ, अगर हम आइन की बात करें, कानून की बात करें तो 2/3 मेजॉरिटी इज रिक्वायर्ड इन द पार्लियामेंट। कितने बंदे हैं किसी भी ऐसी कानून से बाहर, कितने हैं?
जी कितने बंदे बाहर हैं इस वक्त? सर सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान बाहर हैं कौमी असेंबली से? 120 है ना, तो बाकी जो बचते जी। हैं वो उसमें भी ज़ाहिर मुख्तलिफ पार्टियां हैं ना, एक पार्टी निकली है तो वही एक पार्टी की हुकूमत तो नहीं है, वहाँ पे मुख्तलिफ जो पार्टी हैं उनकी हुकूमत है और उन्हीं के वो नुमाइंदे हैं, वही उसमें अपोजिशन भी वही लोग किरदार अदा कर रहे हैं। यानी आप समझते हैं जो कौमी असेंबली जो इन्होंने 8 रुकनी बेंच बनाया, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने 8 रुकनी लार्जर बेंच बनाया था जिसमें मोअज़्ज़ज़ मज़ीद 7 जज साहिबान भी मौजूद हैं और उन सब का जो बेंच बना, आप समझते हैं कि जो करारदाद मंजूर हुई है कौमी असेंबली की जानिब से ठीक हुआ है? आप देखिए मतलब ये तो चीफ जस्टिस साहब को भी देखना चाहिए कि अगर किसी चीज़ किसी जज के ऊपर कोई उंगली उठना शुरू हो जाती है किसी भी हवाले से जी। और वहाँ पर इख्तलाफात शुरू हो रहे हैं और उन जजेस के ऊपर अगर कोई इस तरह की बात आ रही कि वो बाइस हैं या कोई पार्टी की किसी शक्ल में सामने आ रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि अगर दुनिया का हम देखें तो एक जो असूल है तो वो ऐसे जजेस जो हैं वो खुद ही बेंच से अलग हो जाते हैं। अभी हमारे नेबर की एक मिसाल है, वहाँ पर एक जज साहब थे और वहाँ उनकी जो उन्होंने सिर्फ इस बात पे वहाँ से इस्तीफ़ा दे दिया या उनसे कहा कि जी मुझे इस कोर्ट से किसी और जगह पे भेज दें क्योंकि यहाँ पर अब मेरी बेटी जो है वो मेरे सामने पेश होगी। तो कानून में दुनिया भर में जो मुहर्रम ममालिक हैं वहाँ पर बेशुमार जो है वो मसाले मौजूद हैं इस तरह की। तो यहाँ हमारी जो अदलिया है उन जज साहिबान को भी जो है ना थोड़ा सा इस मामले में देखना चाहिए कि सारे के सारे वही जज क्यों ले आए हैं जो जिनको ये समझा जा रहा है कि वो हुकूमत के या उनकी पॉलिसियों के उनके काम जो भी वो कर रहे हैं उनके ख़िलाफ़ हैं। और भी 15 जजेस हैं, उनमें से 2-3 भी डाल लेते तो चलें, शायद हो सकता है कि इसके ऊपर कोई वो कन्फ्यूजन ना पैदा होती और ना वो कुछ तरह का जो है वो उस पर नोटिस लेते और ना उनके। यानी कि जो कन्फ्यूजन है वो सारी इसलिए पैदा हुई है कि ऐसा समझा जा रहा है कि जो तमाम जज हजरात हैं उनका शायद थोड़ा सा इंक्लाइंड पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब है और इस टाइम PDM इत्तेहाद के मुखालिफ फैसले जो हैं वो किए जाएंगे, ऐसी सोच पैदा हो रही है। कह लीजिए कि पार्टी ही समझा जा रहा है उन्हें कि ये PTI के ही कोई मतलब जो है ना उन्हीं की एक पार्टी बनकर हमारे सामने खड़े हो। सर तो जो बाकी जजेस हैं जो रिमेनिंग जजेस जिनकी बात की जा रही है कि ये इन लोगों को आना चाहिए बेंच के अंदर, वो किसकी पार्टी है? नहीं, पार्टी कोई नहीं होनी चाहिए, जजों की कोई पार्टी नहीं होनी चाहिए। सवाल ये है जजेस को ये लाना चाहते हैं वो किसकी पार्टी है? अगर जजों के जो फैसले हैं, जजों का जो जिस तरह से सामने आया है इस वक्त पूरे मुल्क में बात हो रही है, अभी देखें लाहौर ये जो बार काउंसिल है, सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल है, उन्होंने इतने तहफ़्फ़ुज़ात किए हैं, एहतजाज किए हैं, कॉल दिए, ये सारी चीज़ें वो तो कौमी असम्बली नहीं है। ठीक है, बाहर फिर सियासी जमातें हैं, दूसरे जो भी बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं से ये सारी बातें सामने आ रही हैं। इससे हो क्या रहा है, हमें ये देखना है इससे हो क्या रहा है। हमारे अदारे जो हैं और खुसूसन सुप्रीम कोर्ट जो है उसे कभी भी किसी भी शक्ल में मुतनाज़ा नहीं होना चाहिए। आपको याद होगा भट्टो साहब को नाजायज़ फांसी दी गई, फिर भी मानी गई, वो बड़ी देर के बाद जो है। इसी तरह अगर हम अभी रिसेंट मिसाल देखें, जब इमरान खान साहब को उतारा गया इक़्तिदार से और सुप्रीम कोर्ट ने अपना रोल अदा किया, उस टाइम पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान चाहती तो भी जजेस को कंट्रोवर्शियल किया जा सकता था। चीफ जस्टिस के बारे में, सुप्रीम कोर्ट के बारे में, ये सब कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी कर सकती थी, लेकिन उन्होंने तो सर ऐसा नहीं किया। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी इस मामले में जुडिशरी अदली अपनी पसंद नापसंद के मामले से कोई जो है वो शफाफ नहीं है उनका रवैया। उन्होंने जज साहिबा, खातून जज साहिबा को गालियां निकाली सर, और उन्हें कहा गया सर वो एक खातून जज साहिबा को, मैं तुम्हें देख लूं। सर देखिए, वो जो खातून जज साहिबा को जो कुछ भी कहा गया, जो अगर उनके बारे में कोई नाज़िबा अल्फाज भी इस्तेमाल किए गए, तो वो एक ऐसा केस नहीं था कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान यानी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर नहीं था। वो खातून जज साहिबा एक एडिशनल सेशन जज थी और उनके बारे में जो कुछ कहा गया था उस पर खान साहब ने माजरत भी की। जज होता है, उन्होंने माजरत भी की उसके ऊपर, और उसके बावजूद आज तक खान साहब के ऊपर माजरत बड़ी देर के बाद जाकर उन्होंने कहीं जब बहुत ज़्यादा प्रेशर आया, मरियम नवाज साहिबा ने तो माजरत क्या मतलब वो उनको यानी जब पेश होने का कहा जाता था, मरियम नवाज साहिबा ने तो माजरत भी नहीं की अपनी कही गई तमाम बातों पे तस्वीरें लहराने पर, जजेस को कंट्रोवर्शियल करने पर। कहीं अदलिया ने बुलाया तो नहीं है ना उनको भी। देखें, इन्हीं की हुकूमत में बगैर किसी केस के 6-6 महीने साल बंद भी रखा गया। वो सारे लोग जाते भी रहे, पेश भी होते रहे। एक जो बेहतर लीडर होता है, एक जिसे हम कह सकते हैं बोनीफाइड, जिसका एक एहतराम है पूरी दुनिया में, वो इस तरह का लीडर होता है जो कानून का एहतराम करे, जो अदलिया का एहतराम करे। अगर ये नहीं कर रहे तो इसका मतलब है कि
अदलिया ने अपने आप को अब दोनों ही अब अफसोसनाक सूरत हाल सर, क्या ये कानून और अदलिया का एहतराम है जिस तरह से जजेस को मेलाइन किया जा रहा है, जिस तरह से कहा जा रहा है कि ये लोग पार्टी की साइड ले रहे हैं? सर मेरा सवाल पूरा सुन लें कि जिस तरह से कहा जा रहा है कि ये जजेस पार्टी की किसी की साइड ले रहे हैं और जजेस को कंट्रोवर्शियल किया जा रहा है, अगर इनके पास ऐसी कोई बात हो भी तो चूंकि हमारा एक मौजूद इदारा है और एक पाकिस्तान का सबसे बड़ा ऐवान वो है, यानी सुप्रीम कोर्ट के बाद तो रह ही कुछ नहीं जाता, आप सुप्रीम कोर्ट को इतना कंट्रोवर्शियल कर दें, उन जजेस को डायरेक्टली इतना मेलाइन करें, इससे बेहतर नहीं था कि खामोशी इख्तियार की जाती? देखिए सर, गुजारिश ये है कि जजेस या सुप्रीम कोर्ट के जो मौजूद जज साहिबान हैं, अगर ये उनके फैसले और उनका जो भी इस वक्त सामने आया जेस्चर, उस हवाले से वो कंट्रोवर्शियल हुई है ना। पहले भी इतने बड़े बड़े फैसले होते हैं, जजेस जब इनके हक में फैसला देते थे तब देखिए क्यों नहीं आता है कि ये हमारे खिलाफ नहीं है? इन्हीं मतलब सुप्रीम कोर्ट में एक शख्स जो था वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी, उन्हें तौहीन अदालत की बिना पर घर भेज दिया गया। जी बिल्कुल, नाअहल किया गया। जज ने इन्हीं अदालतों ने मियां नवाज शरीफ को भी नाअहल करके घर भेजा गया। उन्होंने कोई एहतजाज नहीं किया, वो चुप करके घर चले। सर वहां से निकले और आए, मुझे क्यों निकाला, लेकिन उन्होंने कोर्ट पे चढ़ाइयां नहीं की, जो कुछ बोला उन्होंने कोर्ट पे चढ़ाइयां नहीं की। आप उन्होंने थोड़ा सा तारीख को भी जो है ना उसी तरह से देखना चाहिए। कोर्ट पर चढ़ाइयां नहीं की, लेकिन अब उन्हीं का छोटा भाई इस टाइम पे कोर्ट पर चढ़ाइयां कर रहा है, जबकि खुद वजीर आजम हैं। खुद से सिर्फ एक फैसला अगर उनकी फेवर में नहीं आ रहा, या वो खुद चाह रहे हैं गैर आइनी काम करना, जिस तरह से आइन में लिखा है कि 90 रोज से आगे इंतखाबात नहीं हो सकता कि आप 90 रोज से बढ़ा लें किसी भी तरह तारीख को। अच्छा देखिए, इंतखाबात नहीं कराए जा रहे। ज़मीर फाकी साहब मेरा सवाल सुन लीजिएगा, इंतखाबात नहीं कराए जा रहे और इस वक्त की हुकूमत, इस वक्त के वजीर आजम, वजीर खारिजा, वजीर दिफा, वजीर खजाना, सबकी बात करें, मरियम नवाज साहिबा की बात करें, तो वो लोग इस बात पर अमल पैरा है कि हम इलेक्शंस नहीं कराएंगे। अब ये देखिए, अब इलेक्शंस ना कराना क्या आईनी काम है सर? इलेक्शन देखें, अक्टूबर में जनरल इलेक्शन होने जा रहे हैं। अक्टूबर में होने जा रहे हैं, मतलब अक्टूबर में जनरल इलेक्शन का टाइम कब है? ये तो हुकूमत की ख्वाहिश है कि अक्टूबर में जनरल इलेक्शन हो। हम जो आईनी मुद्दत है उसकी बात करते हैं। आईनी मुद्दत गालबन अक्टूबर में बनती है, इलेक्शन जब इसका इनकार जनरल इलेक्शन की। आप सिर्फ एक असम्बली के ऊपर अरबों रुपया खर्च कर रहे हैं, और वो भी 2 महीने के लिए। ये कहाँ की मतलब 2 महीने नहीं, 5 साल पूरे हुकूमत चलेगी सर। मतलब 2 महीने नहीं, 5 साल सर, 5 साल पूरे हुकूमत चलेगी, दोबारा से पंजाब के इंतखाबात नहीं होंगे सर। केपीके में क्यों नहीं हो रहे? और असम्बलियाँ तोड़ी किसने जानबूझ के? किसने तोड़ी हैं असम्बलियाँ? मतलब किसने तोड़ी हैं? मतलब एक शख्स की ख्वाहिश के ऊपर असम्बलियाँ तोड़ी गई। एक शख्स की आज उन्हीं असम्बलियों में जाने के लिए भी वो जो है ना वो कर रहे हैं। सर आज फिर मियाँ शहबाज शरीफ साहब भी अपनी ख्वाहिश पे तोड़ दें। मियाँ शहबाज शरीफ साहब देखें, इस वक्त वो प्राइम मिनिस्टर हैं और वो आपने कहा ना कि उनके ऊपर चढ़ाई कर रहे हैं अदालतों के ऊपर। वो कानून के दायरे में, आइन के दायरे में रहते हुए, अगर आइन के दायरे में बाहर हैं तो उनको कोर्ट बुला लेगी। कल आइन के दायरे में अपनी असम्बलियाँ तहलील की थी, जो दोनों पार्लियामेंट दोनों असम्बलियाँ तोड़ी थी, वो आइन के मुताबिक तोड़ी थी, गैर आइनी काम तो नहीं किया। एक शख्स की ख्वाहिश का क्या मतलब हुआ? देखिए इस वक्त तो यही चल रहा था ना, एक शख्स उन्होंने मतलब इसका अंदाजा खुद इमरान खान साहब को भी नहीं था। यहाँ पर हमारे साथ मेरे कहने से अहमद भट्टी साहब तरीके इंसाफ के हम रुकन है और काफ़ी देर से खामोश बैठे हुए हैं। अमर भाई, आई कम टू यू नाउ सर। काम आपका है डिफेंड करना और मुझे डिफेंड करना पड़ा, बिकॉज वट एवर जो भी बात सच्ची होगी मुझे तो वो करनी पड़ेगी, चाहते ना चाहते हुए। अमर भट्टी साहब, आपने सारी गुफ्तगू सुनी सर, व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? मैं बड़े तहम्मुल से अपने भाई की गुफ्तगू सुन रहा था। मैं चाह रहा था कि ये खुल के अपनी राय का इजहार कर लें जी। उसके बाद ज़ाहिरी बात है जब मेरी बारी आएगी तो मैं भी अपनी राय का इजहार करूँगा। बिल्कुल। तो आपका बहुत शुक्रिया। सबसे पहली बात जो मेरे भाई ने की, अदलिया को गालियाँ देने के हवाले से इन्होंने कहा, हम पे एक इल्ज़ाम इन्होंने लगाया जी। मैं गुजारिश करूँगा कोई एक ऐसा बयान या कोई ऐसी वीडियो क्लिप या ऑडियो क्लिप सामने लेके आए ये जिसमें हमारी पार्टी की आदत के किसी शख्स ने कभी अदलिया के किसी मेंबर को गाली दी हो। नहीं दी। धमकी की बात हो रही है सर? धमकी भी सिर्फ इस हद तक उन्होंने कहा हम आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई जी बिल्कुल। तो वो धमकी तो नहीं, कानूनी कार्रवाई या कानूनी चारा जो किसी के खिलाफ भी करना हर जी, लेकिन नाम लेकर एक जज कानून का नाम लेकर कानूनी और आईनी हक है, हर कानूनी कार्रवाई करूंगा तुम्हारे खिलाफ। दूसरी बात इन्होंने पेशगोई की, वो फलानी जज साहिबा जो उनका नाम था, मैं तुम्हें देख सर मैंने बड़े तहम्मुल से एक जुमला भी अदा किए बगैर आपकी पूरी गुफ्तगू सुनी है, मुझे प्लीज मौका दीजिए, मुझे इंटरप्ट ना कीजिए। दूसरी बात इन्होंने एक पेशगोई की कि आम इलेक्शन, आम इंतखाबात होने चाहिए अक्टूबर में जाके जी आइन के मुताबिक। तो क्या उसी आइन के मुताबिक ये नहीं लिखा हुआ कि जब असम्बलियाँ तहलील कर दी जाएँ तो 90 रोज़ के अंदर अंदर इंतखाबात कराए जाने चाहिए? बिल्कुल। अगर नहीं कराए जाते तो क्या वही आइन ये नहीं बताता उस सूरत में क्या कार्रवाई होगी? बिल्कुल। ना अहली की कार्रवाई होगी, आर्टिकल 6 गद्दारी के मुकदमात बनने चाहिए, तौहीन अदालत के मुकदमात बनने चाहिए, उसकी कार्रवाई होनी चाहिए। तो मेरे दोस्त शायद ये भूल रहे हैं कि जिस आइन का हवाला देकर ये जिक्र कर रहे थे इन सारी बातों का, उसी आइन में ये चीज़ें भी दर्ज हैं जिन पे अमल दरामद करने से पीडीएम गवर्नमेंट
इस वक्त बिल्कुल इनकारी है। उन्होंने करारदाद यहाँ तक पास कर दी कि वज़ीर आज़म और कैबिनेट को ये उसमें उन्होंने बाइंडिंग कर दिया उनके लिए कि आप सुप्रीम कोर्ट का हुक्म बिल्कुल नहीं मानेंगे। ठीक है। अब मुल्क की आला तरीन अदलिया एक फैसला दे रही है जो कि आइन और कानून के ऐन मुताबिक है, और पार्लियामेंट कह रही है कि इसको नहीं मानेंगे। उसके ऊपर एक्ट अपॉन करने से आपकी ही मुल्क की पार्लियामेंट कह रही है कि आप इस पर बिल्कुल अमल दरामद नहीं कीजिए। तो ये तो मेरा ख्याल है सरेआम खुल्लम खुल्ला ये इन्होंने पामाल कर दिया इस मुल्क के आइन को, बल्कि दफन ही कर दिया। अभी चंद रोज़ पहले, परसों मेरा ख्याल है शायद, आइन की 50वीं सालगिरह थी, तो मैं उसको 50वीं सालगिरह नहीं, उसको 50वीं बरसी कहूँगा। जिस तरह से इस वक्त हम आइन के साथ कर रहे हैं, तो इन्होंने तो आइन को दफन ही कर दिया है। जंगल का कानून है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब इनकी हुकूमत है, ये चाहें तो इनके दिल में अगर ख्वाहिश हो ये अक्टूबर में इलेक्शन करा लें, इनका दिल करे अगले 10 साल इलेक्शन ना करवाएं, दिल करे आज इलेक्शन अनाउंस कर दें। जैसे आपने पीछे देखा चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जो हमारे MNs ने रिज़ाइन किया, उन सीटों पर शेड्यूल जारी किया। ये मार्च में 15, 16, 17 मार्च को इलेक्शंस होने थे जी। एकदम से रातों रात उठ के शेड्यूल वापस ले लिया गया, शेड्यूल को डीनोटिफाई कर दिया गया। अब ये बनाना रिपब्लिक सा समा बना दिया इस मुल्क में। एक दिन शेड्यूल आ जाता है, अगले दिन शेड्यूल वापस चला जाता है। कोई किसी चीज़ की हमें इस मुल्क में अब यकीन ही नहीं रहेगा ना, किसी चीज़ पे एतबार ख़त्म हो गया इदारों का। और उसमें इदारे जो चलाने वाले लोग हैं उनका बड़ा अहम किरदार है। उन्होंने हमारे इदारों को इस नहज पे पहुंचा दिया कि अब आवाम को इन इदारों पे यकीन ही नहीं रह गया। एक दिन कुछ कहते हैं, अगले दिन कुछ करते हैं। तो ना अब हमारे मुल्क में इलेक्शन कमीशन को की कोई अहमियत महसूस करते हैं हमारे अवाम, ना उनके कोई एहतराम रह गया। इसी तरह से पार्लियामेंट का भी हाल कर दिया। ये कहते हैं, उनकी स्टेटमेंट आई है, कभी हुकूमती दबाव में नहीं आए और ना कभी आएंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये कह रहा है कि ना कभी हुकूमती दबाव में आए हैं, ना कभी आएंगे। नाज़रीन, आई हैव टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक है, और उसके बाद यही बात करेंगे आखिर इलेक्शन क्या कह रहा है। स्टे विद अस, वी विल बी राइट बैक। वेलकम बैक नाजरीन। और हम बात कर रहे थे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये बात सामने आई है, उनका बयान आया है कि कभी भी हम हुकूमती दबाव में नहीं आए और ना कभी आएंगे, और इलेक्शन कमीशन जो फैसले भी करता है वो ख़ुद मुख्तारी से और अपने फ़ैसले ख़ुद से करता है। लेकिन हम देख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन में और हुकूमत के अंदर बड़ी जो है मुआवनत नज़र आ रही है कि जिस तरह से हुकूमत चाहती है इलेक्शन कमीशन उसी तरह से करता है। कोई ऐसा कंट्रोवर्सी हमें हुकूमत और इलेक्शन कमीशन के माबैन नज़र नहीं आ रही। दूसरी जानिब अगर देखा जाए सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल की बात की जाए, और सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जो है, इसके ख़िलाफ़ 4 दरख्वास्तें अदालत उज़्मा में दायर की गई हैं। अब ये वही बिल है जो पार्लियामेंट ने सदर साहब को भेजा था, और सदर साहब ने इसको मंजूर नहीं किया बल्कि एतराज़ात के साथ वापस भेजा। पार्लियामेंट ने दोबारा इसको सदर साहब की तरफ अरसाल किया कि किसी भी तरह इसको आप साइन करके वापस भेज दें, और अगर सदर साहब साइन ना भी करें तो भी पार्लियामेंट के अंदर जब ये वापस आएगा ऐसा लगता है कि ये बिल मंजूर हो जाएगा। इसके ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट के अंदर 4 दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, और ये दरख्वास्त गुजार ने कहा है इसके अंदर कि आर्टिकल 191 के तहत सुप्रीम कोर्ट अपने रूल्स ख़ुद बनाती है। साथ ही ये भी कहा गया कि अदालत पार्लियामेंट का मंजूर करदा बिल कालअदम करार दे सकती है। साथ ही ये भी कहा गया कि आर्टिकल 191 के तहत सुप्रीम कोर्ट के रूल्स में मौजूद है कि जिनमें पार्लियामेंट तरमीम नहीं कर सकती, और ये भी कहा गया कि पार्लियामेंट बिल सदर को भिजवा चुकी है, इसलिए अदालत की मदाखलत तसव्वुर नहीं होगी। यानी कि अगर ये कहा जाए कि अदालत ने ख़ुद से मदाखलत की है पार्लियामेंट के अंदर, ऐसा भी नहीं होगा, चूँकि पार्लियामेंट बिल सदर पाकिस्तान को भिजवा चुकी है। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साहब के भी रिमार्क्स आए कि पार्लियामेंट का बेहद एहतराम करते हैं, मुजव्वज़ा एक्ट का जायज़ा लेना चाहते हैं। ज़मीरा फ़ाकी साहब, सर आपसे सवाल पहले मैं करूँगा, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जो सुप्रीम कोर्ट का है, और आप क्या समझते हैं सर कि ये काम भी ठीक हो रहा है जो पार्लियामेंट कर रही है? मेरा ख्याल है कि ये वैसे तो जो जजेस की तैनाती है उसके भी कोई जो है ना असूल और राबते जो है ना होने चाहिए, जिस तरह से बाहर मतलब यूरोपीय ममालिक में है कि एब्सोल्यूट पावर जो होती है वो ज़ाहिर बात है कि करप्ट की तरह शक्ल जिसकी तरफ जाती है। जब एक ही बंदा मतलब कोई कहीं भी हो, किसी भी बंदे को जब एक आदमी किसी चीज़ का इख्तियार रखता है तो हमने देखा है कि उसमें कई तरह की खराबियाँ पैदा होती हैं। हुकूमत का मौक़िफ़ क्या है कि जी जिस बात पे ये सारा सिलसिला शुरू हुआ वो ये था कि जब इंतखाबात की बात आई तो उन्होंने कहा कि जी आप फुल कोर्ट जो है ना बनाएं, लार्जेस्ट कोर्ट जिसे कहते हैं, सारे जजेस उसमें बैठे तो फैसला करें, हम कबूल कर लेंगे। ठीक है। लेकिन अदलिया की तरफ से ऐसा नहीं हुआ। 9 जजेस में से
कम होते होते खीर आखिर में आके 3 जजेस सर जब 9 रुकनी लार्जर बेंच बना था तो पार्लियामेंट यानी ये जजेस को अच्छा। किसने कंट्रोवर्शियल किया था? सर मेरा एक सवाल है आपसे, सर, जब ये मतलब 9 रुकनी लार्जर बेंच बना था जी। तो जजेस हजरात को किसने कंट्रोवर्शियल किया था सर? देखिए बात चल रही थी उसी में से, उन्हीं जजेस में से जो उनको जिन्होंने ये समझा कि ये चीज़ सही नहीं हो रही। किन्होंने तो समझा सर? मतलब मुख्तलिफ जजेस जो है ना, जो बाहर से किसने कहा था जजेस के बारे में नाम लेकर सर, किसने गुफ्तगू फरमाई थी? जाहिर बात है कि जब उनको उसके ऊपर तफरात थे तो उन्होंने बात की इसके ऊपर। किसको? मरीम नवाज साहिबा को? जजेस को। जजेस को, अच्छा। नहीं, मरीम नवाज साहिबा ने बाकायदा नाम लेकर? मरीम नवाज साहिबा तस्वीरें दिखा के बातें करती रही जजेस के हवाले से, उन्होंने बयान दिए मुख्तलिफ जगहों पे। ये इधर जाएंगे जी, फलां ने ऐसे कहा और फलां ने ऐसे कहा। मरीम नवाज साहिबा ज़ाहिर एक अपोजिशन की, मतलब इस वक्त एक वो पॉलिटिकल लीडर हैं, और जो भी पॉलिटिकल लीडर होता है वो अपनी पॉइंट स्कोरिंग करता है। अगर हम दूसरी जमातें देखें तो वो भी इसी तरह से। लेकिन अफसोसनाक अमर ये है कि हमें आज तक ना हमारे अदारों को, मतलब उन्होंने किसी भी सानहे से सबक सीखा, ना हमारी पार्लियामेंट ने सीखा, ना हमारे लीडरान ने सीखा। और आज नौबत यहाँ तक आ गई है कि अब आम आदमी भी ये कहना शुरू हो गया, यार बड़ी चंगी गल है, मज़ा आ रहा है, आपस में लड़ रहे हैं, ठीक है। हर तकरीब के बाद जो है ना कोई तमीर होती है। लेकिन अगर ये लड़ाई इसी तरह से जारी रही और किसी ने भी उसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ ना किया और मिल बैठकर इन्होंने कोई इसका हल ना निकाला, तो इसका बहरहाल अल्टीमेट नुकसान जो होगा वो ज़ाहिरी बात है कि मुल्की अदारों को ही होगा और उसके बाद हमारे मुल्क को भी होगा और अवाम को भी होगा। ये बहरहाल इस पे इन सबको सोचना चाहिए, किसने क्या कहा, किसने क्या किया, ये तो बहस ही नहीं है। अब तो बहस इससे आगे होनी चाहिए कि हमने इस मुल्क को अगर सीधा मतलब किसी डगर पे, किसी उस पर लाइन पे चलाना है, तो हमें अपना किरदार जो है आइनी किरदार कह लें या जो जिस अदारे का किरदार है उसके बीच में रहते हुए उसे करना चाहिए। ठीक है, ये मेरा ये मतलब इसमें कमेंट। सर आपका पॉइंट तो ठीक है, लेकिन अब हम जहाँ पर भी देखें, यानी इस टाइम पे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कुछ भी करना चाह रहे हैं तो हुकूमती इत्तेहाद उस पर रजामंद नहीं है। जिस तरह से अगर मैं बात करूँ, हुक्मरान जमातों ने सुप्रीम कोर्ट के प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पर जो अदालत उज़्मा का बेंच का क़याम है उसको भी मुस्तरद कर दिया है। इसी तरह जो कौमी असम्बली के अंदर चीफ जस्टिस साहब का मतलब जो भी सारी सूरत हाल हो रही है, हर चीज़ को, यानी अभी 8 रुकनी लार्जर बेंच बना उसको भी मुस्तरद कर दिया। कुछ भी जो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से किया जा रहा है उसको मुस्तरद ही कर रही है हुकूमत, किसी तरह भी एक्सेप्ट नहीं कर रही। अहमद भट्टी साहब, हुकूमत चाह क्या रही है सर? सर हुकूमत ये चाह रही है कि इनकी मर्ज़ी की अदलिया हो, जैसे कि खान साहब अक्सर कहा करते हैं कि ये मैच फिक्सिंग के आदी हैं। ये चाहते हैं इनकी टीम के 11 प्लेयर्स भी इनकी मर्ज़ी के हों, मुखालिफ टीम के 11 प्लेयर्स भी इनकी मर्ज़ी के हों, अंपायर्स भी इनकी मर्ज़ी के हों, थर्ड अंपायर भी इनकी मर्ज़ी का हो, और पूरा का पूरा मैच फिक्स करके जैसे ये चाहें वैसे ये खेलें और उसके नताइज भी अपनी मर्ज़ी के ये अखज़ करें। ठीक है, अब यही फार्मूला ये अप्लाई कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट पे भी। अब इनकी बदबख्ती ये है कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट हमारी आज़ादाना फैसले कर रही है। ठीक है, वो किसी किस्म के दबाव में नहीं है। तमाम के तमाम जजेस जो हैं उनके आप ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए, वो उन्होंने जो फैसले किए बेहतरीन आइन और कानून के मुताबिक। सर इन्हीं जजेस की तारीफें की इन्हीं जजेस ने हुकूमत की जानिब से। सर काइंडली मुझे बात मुकम्मल कर लेने दीजिएगा। 1 साल पहले इसी अदलिया ने हमारी हुकूमत भी ख़त्म की, लेकिन हमने उसको मिनवन तस्लीम किया और हम घर चले गए। उसके बाद बैठ के हमने जो हमारी इलेक्शन कैंपेन थी वो रन की, बाकी सारे मामला किए, लेकिन हमने अदलिया पे तनकीद नहीं की, उनके फैसलों पे तनकीद नहीं की। यहाँ पे दूसरी जानिब हो क्या रहा है, अदलिया ने अभी फैसला भी नहीं किया, अदलिया ने बेंच बनाया है, उस पर तनकीद शुरू कर देते हैं। हमें एतमाद नहीं है, हमें अदलिया के बेंच पे अदम एतमाद का इजहार करते हैं। भाई आप चाहते क्या हैं, ये बताएं तो सही ना कि आप क्या चाहते हैं कि मियाँ नवाज शरीफ साहब को बेंच पे बिठा दिया जाए, मरीम नवाज साहिबा को बेंच पे बिठा दिया जाए, या मियाँ शहबाज शरीफ साहब को बेंच पे बिठा दिया जाए? तो फिर आप अपनी मर्जी से यहाँ पे डिक्लेयर कर दीजिए आइन में, जैसे आपने करारदाद असेंबली से पास करवाई है कि आला अदलिया के फैसले को ना माना जाए, इस तरह से कोई बिल पास करवा लें एक और कि जी आज के बाद सुप्रीम कोर्ट भी शरीफ फैमिली चलाएगी, बाकी सारे इदारे भी शरीफ फैमिली चलाएगी। तो सारे के सारे मुल्क पे पहले ही आपके माफिया का कब्जा है। अब जो एक बचा हुआ एक साफ शफाफ इदारा रह गया उस पर भी आप अपना कब्जा कर लीजिए। सर ज़ाहिर है जो सिचुएशन अभी करंटली है इसमें प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल को अगर देखें, थोड़ा सा मैं इस पर रोशनी डालूँ तो इस बिल के तहत यही कहा जा रहा है कि जो तमाम गुज़िश्ता सुओ मोटोज़ लिए गए हैं तमाम चीफ जस्टिस साहिबान की जानिब से, उन सब पर अपील का राइट मिल जाएगा। अपील का राइट मिलने का मतलब है नवाज शरीफ साहब की नाअहली, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की नाअहली, जहांगीर तरीन की नाअहली और तमाम नाअहलियाँ चैलेंजेबल होंगी, उन पर अपील की जा सकती है। यानी कि नवाज शरीफ साहब की वापसी का रास्ता हमवार हो रहा है इस बिल के पास होने से। और जिस तरह से भी कहा जा रहा है इसको, अगर ये कहा जाए कि एक शख्स को ताकत दी गई है और उसका गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, इसी शख्स की ताकत ज़मीर आफाकी साहब, इसी शख्स की ताकत का इस्तेमाल अगर मैं आपको ये बताऊँ
अगर हम बात करें वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर की और सरदार तनवीर इलियास साहब जो हैं उनको नाअहल किया गया है आज़ाद कश्मीर में कोर्ट की जानिब से, ठीक है, और तौहीन अदालत लगी, उनको अदालत मुलतवी होने तक सज़ा भी दी गई और उनको नाअहल भी कर दिया गया, कोई पब्लिक ऑफिस होल्ड नहीं करेंगे वो मज़ीद, ना वो वज़ीर-ए-आज़म रहेंगे वहाँ के। कैसा फ़ैसला था सर ये? अब मेरा ख्याल है कि मतलब सिर्फ एक इस जुर्म के ऊपर कि जी तौहीन अदालत हुई है और एक मुंतखब नुमाइंदे को उसके मनसब से हटा देना जो है, मतलब ये कोई अदल और ये इंसाफ नहीं है। पार्लियामेंट में जाना चाहिए अगर कोई ऐसा इशू है। सर, और अदालत के अंदर उनकी बाकायदा फुटेजेस दिखाई गई, मैं आपको बताता हूँ। उनको सजा देने से पहले अदालत के अंदर उनके वो क्लिप्स चलाए गए तमाम, जिसमें सरदार तनवीर इलियास साहब जो भी गुफ्तगू कर रहे थे इज्तिमाअत के अंदर, यानी मुख्तलिफ जगहों पर लोगों को इकट्ठा, जहाँ पर लोग इकट्ठे थे वहाँ पर वज़ीर आज़म होने की हैसियत से उन्होंने अदालत के ऊपर बहुत सी बातें की, बड़ा कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश की और यही तमाम सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश की जो हमें शायद अब पाकिस्तान में भी नज़र आ रही है। इस पर नाअहली हुई है सरदार तनवीर इलियास साहब की, आप समझते हैं गलत हुआ है सर? इस पर मैं भी कमेंट करना चाहूँगा सर, आपकी बारी ज़मीर साहब के बाद। देखिए, मतलब अदलिया को जो है ना, अदलिया फ़ैसले करती है जब, तो वो फ़ैसले ऐसे होते हैं जिसकी नज़ीर जो है वो कहीं ना मिले और बाकायदा यानी उसे तस्लीम भी किया जाए। जब आप कंट्रोवर्शियल हो जाते हैं तो इस तरह की सारी बातें सामने आती हैं। अब ये जब आप अना के असीर हैं सारे के सारे और अपनी उसके ज़ातियात के, जी हमें ऐसे अदलिया को बड़ापन का मुजाहरा करना चाहिए। सर, बड़ापन का मुजाहरा ही उन्होंने कहा हमारे खिलाफ इतनी बातें की हैं, हम तो सब्र कर रहे हैं, हमने कुछ नहीं किया, नहीं जब नाअहल कर रहे हैं आपको चंद साल के लिए। ये सिर्फ नाअहल तो नहीं होगा ना, उसकी पूरा कैरियर जो है, उसकी पूरी सारी लाइफ जो आप मतलब वो करके रख देते हैं, तो फिर कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं से जो है वो धुआं तो उठेगा ही। जब ज़ाहिर है आग लगती है तो धुआं तो कहीं ना कहीं से उठेगा। अच्छा, इसमें मैं रिकॉर्ड के लिए एक बात गुजारिश करना चाहूँगा कि जो वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर है, उन्होंने कोई ऐसा जारहाना या सख्त बयान अदलिया के हवाले से नहीं दिया। उन्होंने सिर्फ एक तकरीर के दौरान ये बात की कि अदलिया ने जो स्टे ऑर्डर्स दिए हुए हैं उनकी वजह से हमारे डे टू डे जो बिज़नेस ऑफ गवर्नमेंट है वो रन करने में प्रॉब्लम क्रिएट हो रही हैं। मतलब जो स्टेज दिए हुए थे उनकी वजह से बहुत सारे कामों में उनको मुश्किलात दरपेश आ रही थी। लेकिन तो इसी बात के हवाले से अदलिया ने नोटिस ले लिया और वो उनको नाअहल कर दिया। मल्टीपल टाइम्स की थी कि कई क्लिप्स दिखाए गए उनको वहाँ पे कोर्ट के अंदर, यानी बार बार उसके नतीजे में देखिए वहाँ पे हुआ क्या। जब वो सरदार तनवीर साहब अदालत के सामने पेश हुए तो उन्होंने अनकंडीशनल सरेंडर कर दिया। वहाँ पे उन्होंने अनकंडीशनल अपॉलॉजी की। जब देखें आप, अदलिया ने जब वहाँ पे जो जजेस थे, मोअज़्ज़ज़ जज साहबान बैठे थे, या तो वो ये सवाल ही ना उनसे करते कि क्या आप अनकंडीशनली सरेंडर करते हैं। जब उन्होंने कह दिया कि आप अनकंडीशनल, उन्होंने मान लिया कि मैं अनकंडीशनली सरेंडर कर रहा हूँ, तो फिर उनका सरेंडर उनको एक्सेप्ट करना चाहिए था। ये मेरे ख्याल से, जैसे आफाकी साहब अभी फरमा रहे थे, थोड़ा सा मुझे लगता है कि यहाँ पे जुडिशल रेस्ट्रेंट का मुजाहरा करना चाहिए था अदलिया को और इसको मेरा ख्याल है नज़रअंदाज कर देना चाहिए था। लेकिन खैर जो भी फैसला उन्होंने किया उनकी गुड जजमेंट में वो बेहतर होगा। उन्होंने जो फैसला किया बेहतर ही किया होगा और हम उसको तस्लीम करेंगे। फैसले के बाद आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर भी वज़ीर आज़म साहब और बाकी काबीना के ऊपर ऐसी कोई ख़तरात लाक हो गए हैं उनको? सर देखिए, जो तो सूरत हाल इस वक्त लग रही है, जिस तरह से जो स्टैंड पीडीएम गवर्नमेंट ने इख्तियार किया हुआ है इस वक्त, वो आइन और गवर्नमेंट आमने सामने खड़े हैं। एक या तो आइन बचेगा या ये पीडीएम गवर्नमेंट। पार्लियामेंट और आइन, पार्लियामेंट की बात की जाए, पार्लियामेंट नहीं है। पार्लियामेंट तो एक तो पहले नंबर पर पूरी नहीं है। इस वक्त पीडीएम गवर्नमेंट की बात हो रही है, ठीक है। पार्लियामेंट में दूसरी जमातों की भी इस वक्त रिप्रेजेंटेशन है जो इनके साथ नहीं है। पीडीएम गवर्नमेंट और आइन आमने सामने आ गए। अब या तो आइन ने सर्वाइव करना है या पीडीएम गवर्नमेंट ने सर्वाइव करना है। अवाम इस मुल्क के इंशाल्लाह ताला आइन के साथ खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। अल्टीमेटली होगा क्या, ये पीडीएम हुकूमत चलाने वाले जो लोग हैं वो और पीडीएम हुकूमत आमने सामने आएंगे और इंशाल्लाह ताला फतह आइन की बालादस्ती के साथ ही होगी। अली अमीन गंडापुर साहब का मज़ीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद हो गई है। काफ़ी देर अली अमीन गंडापुर साहब को उन्होंने अंदर रखा और काफ़ी दिन उनका जिस्मानी रिमांड रखा। अमर भट्टी साहब, और किस किस को उठाना है सर? कोई आप पे भी ऐसी अटैम्प्ट हुई है? नहीं, अल्लाह का शुक्र है मैं अभी तक इनकी नज़रों में शायद नहीं आया। लेकिन यह है कि जितनी भी हमारी मेन स्ट्रीम लीडरशिप है उनमें से किसी को भी नहीं ये छोड़ रहा है। किसी पे बेजा किस्म के मुकदमात बनाए जा रहे हैं, किसी के घर पे रेड्स कर रहे हैं, किसी के रिश्तेदारों को उठा रहे हैं, किसी के वर्कर्स को उठा रहे हैं, किसी को कारोबारी तौर पे नुकसान पहुंचा रहे हैं। उम्र के हमसाये हैं, मियां नवाज शरीफ के नज़दीक ही रहते हैं, कि ये वजह तो नहीं है ना उठाने की आपको? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि हमसायों के हकूक़ का ख्याल, बल्कि मेरे हल्के में रहते हैं मियां नवाज शरीफ साहब। मेरे ही हल्के में उनका वो जो पैलेस है उनका, पैलेस भी उनका मेरे ही हल्के में वकूफ़ वज़ीर है।
तो उसकी वजह ये नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से अभी तक मेरे ऊपर शायद नज़र नहीं पड़ी, या कह सकते हैं कि ये भी कह सकते हैं मैंने कोई अभी तक ऐसी कानून के खिलाफ ना कभी पहले किया, ना ही आइंदा करने का कोई इरादा है। देखिए मैं खुद एक बड़ा लॉ अबाइडिंग सिटीज़न हूँ और मैंने हमेशा कानून की बालादस्ती की बात की, आइन की बालादस्ती की बात की। अभी भी जब से बैठे हुए हैं मेरा एक ही पॉइंट ऑफ व्यू है, वो ये है कि हमें आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसले करने होंगे और उनको तस्लीम भी करना होगा। जब अदलिया आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसले कर रही है, गवर्नमेंट को भी तस्लीम करने पड़ेंगे, पीटीआई को भी तस्लीम करने पड़ेंगे। अभी आपके सामने मिसाल है एजे की गवर्नमेंट हमारी ख़त्म कर दी गई है, लेकिन हमने उसको तस्लीम किया नहीं सर, गवर्नमेंट आइन और कानून के मुताबिक फैसला किया, वज़ीर आज़म को उतारा गया है। अभी अगला वज़ीर आज़म भी आप ही ने पिक एंड चूज़ करना है और आप ही के पास इंशाल्लाह राइट भी मेरा ख्याल है रहेगा वहाँ पर। जी बिल्कुल, लेकिन वज़ीर आज़म की हमारी वहाँ पे मेजॉरिटी है इंशाल्लाह। होपफुली जब इलेक्शन होगा तो हमारी ही गवर्नमेंट बनेगी इंशाल्लाह। ज़मीरा फाकी साहब, वहाँ पर हुकूमत तो दोबारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही कह रहे हैं कि इन्हीं की बनेगी, और अगर नंबर फिगर उसको देखा जाए तो लगता भी ऐसे है कि जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ही वज़ीर आज़म दोबारा वहाँ से आएगा। सर यहाँ पर अब कल इजलास बुला लिया है स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ साहब ने, कौमी असम्बली का इन कैमरा इजलास कल जुमे को तलब किया गया है और बड़ा अहम है। यानी इस टाइम पे सिचुएशन को अगर देखा जाए, इस इजलास के अंदर अरकान कौमी असम्बली होंगे, वज़रा मशीर होंगे और उसके अलावा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब होंगे और DG ISI भी इसमें शिरकत करेंगे और बाकायदा ब्रीफिंग देंगे मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल पे। आप क्या समझते हैं सर, कल क्या होने वाला है वहाँ पर कि मुल्क की सिक्योरिटी, जिस तरह से पहले भी कहा जा रहा है कि हमारे पास सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए लोग ही मौजूद नहीं हैं, अहलकार ही मौजूद नहीं हैं। एक तरफ तो PCB पूरी दुनिया को ये बताती है कि हमारे पास सिक्योरिटी यहाँ पे बिल्कुल ठीक है, वी हैव एवरीथिंग है, इंडिया को पाकिस्तान में आना चाहिए, क्रिकेट खेलनी चाहिए, एशिया कप को भी यहाँ पर होना चाहिए। दूसरी तरफ हमारा ही ये कहना कि हमारे पास इलेक्शंस के लिए सिक्योरिटी अहलकार नहीं है। कितनी मुश्किल सिचुएशन है सर ये जो कल इजलास हो रहा है, इन कैमरा इजलास हो रहा है पार्लियामेंट में, ये उन्होंने बुलाया जो ये कुछ और इशूज़ हैं हमारे इस वक्त जो कौमी सतह के हैं। उसमें सर क्या इशू? उसमें मुआशी आपका मसला है, आपके समाजी मसाइल हैं। अच्छा, उसमें ज़ाहिर बात है आपके मुआशी और समाजी मसाइल के लिए चीफ साहब को और DG ISI को बुलाया? जाहिर बात है जी, सारा कुछ कर तो वही रहे हैं ना इस वक्त, पीछे तो मतलब चीज़ें देख तो वही रहे हैं, तो फिर उनको वही बैठ के करेंगे ना। आपका ये कहना है कि इस वक्त हुकूमत नहीं, इस वक्त नहीं, ये हमेशा से ऐसे ही है, ये बामी कोलेशन के साथ चलती हैं ऐसे। जब ज़रा आपकी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है तो उसमें सारे ये लोग उसके मेंबर्स हैं, तो फिर जब सारे लोग इसके मेंबर्स हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन हो रही है यहाँ पर। आई हैव टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक है और ब्रेक के बाद को दोबारा से स्टार्ट करेंगे। नाज़रीन स्टे विद अस, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक नाजरीन, और हम बात कर रहे थे कि कल जो स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ साहब ने कौमी असम्बली के अंदर इन कैमरा इजलास तलब किया है और इस इन कैमरा इजलास के अंदर पाकिस्तान की जानिब से तमाम लोगों को, यानी तमाम अरकान पार्लियामेंट को इनवाइट किया गया है। क्या ये अच्छा होता? अरकान पार्लियामेंट के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान भी होते, यानी कंप्लीट पार्लियामेंट होती, अपोजिशन भी होती और पार्लियामेंट के तमाम नुमाइंदे भी होते। बहरहाल कोशिश तो की जा सकती थी इसकी, लेकिन मेरा ख्याल हुकूमत शायद इंटरेस्टेड नहीं है किसी भी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वापस पार्लियामेंट में लाने की, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाहती भी है कि अब हमें पार्लियामेंट में वापस लाया जाए। लेकिन अपनी ही की गई गलतियाँ, अपने ही पाँव पर शायद कुल्हाड़ी मारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जब इस्तीफ़े दिए थे पार्लियामान से, और उसके बाद कोशिश की इस्तीफ़ों की वापसी की और जो कुछ भी होता रहा हमने देखा। लेकिन हुकूमत की जानिब से भी राजा परवेज़ अशरफ साहब की बात की जाए तो कहते थे एक एक करके मेरे पास आएंगे तो मैं इनके इस्तीफ़े मंजूर करूँगा, ऐसे इस्तीफ़े नहीं दिए जा सकते, सिंगली अकेले करके आएँ मेरे पास तो मैं इस्तीफ़े मंजूर करूँगा। फिर किया क्या, 35, 40 और इस तरह करके उन्होंने इस्तीफ़े मंजूर कर लिए। इस टाइम पे हुकूमत क्या चाह रही है? कल का जो इजलास है बड़ा अहम है और इस हवाले से ज़मीरा फाकी साहब से मैं डिस्कस कर रहा था कि DG ISI भी मौजूद होंगे और चीफ साहब भी वहाँ मौजूद होंगे, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब भी, बाकी तमाम जो है पार्लियामेंट के अरकान मौजूद होंगे, मशीर होंगे, वज़ीर होंगे, सब लोग होंगे वहाँ पर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं होगी। ज़मीर साहब क्या अच्छा होता अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को भी पार्लियामेंट के अंदर शामिल किया जाता और फिर जो मर्जी बात की जाती, जिस तरह से भी कानून साजी की जाती, मेरा ख्याल किसी को एतराज़ ही ना होता। देखिए, जब कौमी सतह के मसाइल और कौमी बड़े मसाइल हों तो वहाँ पर मेरा ख्याल है कि आप जो आपके नाराज़ लोग होते हैं उनको भी किसी ना किसी शक्ल सर हुकूमत का काम है मनाना लोगों को सर, ताकि आप कोई कौमी कंसेंस जो है उसे पैदा कर सकें और उस मसले से नंबर बांट सकें। मुझे नहीं पता कि इन्होंने उनको दावत दी है या नहीं दी है, मेरे इल्म में ये नहीं है, लेकिन मुझे लगता ये है कि होनी चाहिए, इनको दावत शायद दी हो। नहीं सर, किसी किस्म की कोई दावत नहीं थी कल के, बल्कि ये है कि उसको इजलास को बुलाना भी चाहिए। दूसरी बात यह है कि कल ही गालिबन नवाज शरीफ साहब जो हैं वो उधर सऊदी अरब में हैं
और मरीम नवाज साहबा भी उधर हैं। आगे कुछ फ्यूचर की जो कुछ डीलिंग्स चल रही हैं वो भी वहाँ पे डिस्कशन होंगी, यहाँ से भी कुछ जाएंगे। तो इस इजलास में भी शायद उसी तरह की कोई डिस्कशन जो है ना आगे फ्यूचर नहीं, ये नवाज शरीफ साहब और मरीम साहिबा जो है ना बुने जा रहे हैं। नवाज शरीफ साहब और मरीम नवाज साहिबा उम्रे पे मौजूद हैं वहाँ पर। नहीं देखिए, पार्लियामेंट से ताल्लुक इस वाले से ये बनता है कि पार्लियामेंट को ज़रूरत है इस वक्त हमारी जो नवाज शरीफ साहब की ज़रूरत है। मुआशी सूरत हाल जो है जी, सऊदी अरब जो है वो आपको पता है कि आपका बहुत बड़ा एक दोस्त ममालिक है, हमारे साथ उसकी एक हेल्प रही है हमेशा से। ठीक है। वो मतलब कहा यह जा रहा है कि वो कहेंगे तो मुख्तलिफ ममालिक आपको कर्ज भी देंगे, कुछ वो भी यानी कि मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान के लिए सऊदीया से कर्ज लेने गए हैं उम्रे पे, मतलब बातचीत कर रहे हैं उनसे। बातचीत कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए कर्ज लेने की। जी हाँ, कोई मतलब ऐसी मराहत जो है मिले जिसमें कुछ मतलब 5-6 अरब डॉलर की बात चल रही है ताकि मुल्क जो है ना स्टेबल हो। और वैसे भी ये जून तक जो है ना लग रहा है कि जून के बाद मामला जो है वो बेहतर होने शुरू हो जाएंगे। लेकिन ऑफिशियली तो ऐसी कोई बात नहीं की गई, सिर्फ उम्रे का जिक्र हुआ है। जाहिर बात है ये ऑफिशियली नहीं है, ऑफिशियली तो ये तो मतलब वो है कि जो चल रहे हैं। अमर भट्टी साहब, मियां नवाज शरीफ साहब आपके हमसाए हैं, 5-6 अरब डॉलर पाकिस्तान लाने की कोशिश कर रहे हैं, सऊदीया जाके इतनी मेहनत कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए। सर पाकिस्तान आते नहीं है लेकिन पाकिस्तान के लिए मेहनत बड़ी करते हैं, पाकिस्तान के बाहर के तमाम ममालिक में घूम के। आपका लीडर क्यों नहीं 5-6 अरब डॉलर लेके आ सका सर सऊदीया से? मैं वही बात करने लगा था कि मियाँ साहब जिस पैलेस में यूके में बैठे हुए हैं, एक वो पैलेस और दूसरा ये पैलेस जो हमारे हल्के में है जी, ये 2 पैलेस ही दे दें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, बहुत मदद हो जाएगी उससे ही। इसके लिए सऊदीया जाने की तो ज़रूरत ही नहीं है। अपने घर जो हाथ फैला रहे हैं, आप कह रहे हैं कि वो अपने घर बैठे ये फैसला कर लें, जो मुल्को कौम की दौलत इकट्ठी करके इन्होंने वहाँ पे जो पैलेसेस खरीदे हुए हैं और यहाँ पे जो पैलेसेस बनाए हुए हैं और उनके बाद बहुत सारे जो और इन्होंने जायदादें बनाई हुई हैं, उनमें से कुछ जो है अगर इतनी ही मोहब्बत इस मुल्क के साथ इनको है, अहमद भट्टी साहब कुछ जो अपनी है भट्टी साहब, लेकिन इमरान खान साहब ने बनीगाला का पैलेस भी तो नहीं दिया। इमरान खान साहब ने खान साहब ने तो हर चीज़ ही शौकत खानम ट्रस्ट के नाम कर दी हुई है। उन्होंने कहा जिस दिन मैं शौकत खानम ट्रस्ट से पाकिस्तान दुनिया से जाऊंगा, मेरी तमाम दौलत जायदाद जो है शौकत खानम ट्रस्ट के नाम कर दी। यानी अगर नवाज शरीफ साहब भी अपना पैलेस और अपनी तमाम जायदाद शरीफ मेडिकल कॉम्प्लेक्स, शरीफ मेडिकल सिटी के नाम लगा दे तो देन इट्स फाइन। माजूद के साथ ऑन अ सीरियस नोट, ये फिर भी इस मुल्क के मसाइल का हल नहीं है। ठीक है, देखें हमारा मुल्क भिखारियों का मुल्क नहीं है। ये भीख किसी से भी ली जाए, बेशक बाहर से ली जाए, बेशक अंदर से किसी से ली जाए, उससे ये मुल्क नहीं चल सकता। हमें अपने पैरों पे खड़ा होना पड़ेगा। सर लेकिन इमरान खान साहब खड़ा होने के लिए जो इक़दाम बनते हैं इक़्तिसादी तौर पे, वो जब तक हम नहीं लेंगे ये मुल्क इसी तरह से मफलूज रहेगा इक़्तिसादी तौर पर। सर खान साहब के दौर में क्या भीख नहीं मांगी गई? देखिए बात यह है कि जब खान साहब को हुकूमत दी गई या जब खान साहब हुकूमत में आए तो उस वक्त जो कर्जे चढ़े हुए थे वो कहाँ से उतारते? खान साहब अपना बनीगाला बेच के कर्जे थोड़ी उतार सकते थे। वो कर्जे उतारने के लिए जाहिर बात है एक दफ़ा और कर्जा लेके कुछ मुल्क के हालात इक़्तिसादी तौर पर बेहतर करने की कोशिश की गई। फिर कोरोना आ गया। लेकिन जितना कर्जा 60 साल में लिया उतना ही कर्जा इमरान खान साहब इसके बावजूद जब कोरोना के बाद हमारी गवर्नमेंट 2022 में ख़त्म होती तो आप देखिए 6% पे GDP ग्रोथ थी, एम्प्लॉयमेंट अच्छी खासी लोगों को मिल रही थी, आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहाल होना शुरू हो गई थी और भी जो इक़्तिसादी मामलात हैं ट्रैक पे आना शुरू हो गए थे। लेकिन अचानक से किसी को ख्याल आया कि ये तो मुल्क बेहतरी की तरफ चल पड़ा है, अब ये मुल्क की मईशत भी बहाल हो जाएगी, ये मुल्क एक जो डेवलप्ड कंट्रीज़ की रेस में शुमार हो जाएगा, तो इसको यहीं पर रोक दिया जाए। तो वो रोकने का जो सारा एजेंडा था वो उसको फिर अमली जामा भी पहनाया गया, जो हमने पिछले साल 9 नवंबर को देखा। यानी कि अगर खान साहब अभी तक हुकूमत में होते तो पाकिस्तान क्या एशियन टाइगर बन गया होता? देखें इसकी प्रेडिक्शन मैं नहीं कर सकता, लेकिन कम अज़ कम मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि हम एक राइट ट्रैक पे चल पड़े थे। आपके इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बेहतर हो रहे थे। पूरी दुनिया के जो बड़े बड़े इकोनॉमिक एनालिस्ट हैं, जो बड़े बड़े अखबारात हैं, वो पाकिस्तान की मईशत के हवाले से बेहतर इंडिकेशन देना शुरू कर दी थी उन्होंने। पाकिस्तान के हवाले से बेहतर इंडिकेशंस देना शुरू कर दी थी। ज़मीरा पाकी साहब, इमरान खान साहब होते इस 1 साल के अंदर तो क्या हालात इससे बेहतर होते जो आज हालात हैं? इस तरह से हम देख रहे हैं कि मईशत का बेड़ा गर्क हो गया सर, क्या इमरान खान साहब भी होते तो यही बेड़ा गर्क होता? ये सारी बात है, उसी का तसलसल है। और ये जो मतलब भट्टी साहब फरमा रहे हैं ना कि 6% उस पर चली गई GDP, ये तो पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ आज तक। रिकॉर्ड आप निकाल लें जाके, 6% तो बहुत दूर की बात है, ये एक फेक बनाई गई थी। नहीं सर, और उस वक्त भी 3.5 जितनी भी बड़ी आप ब्लूमबर्ग की बात करें, आप तमाम इंटरनेशनल जो जितनी तमाम एजेंसीज हैं जो फाइनेंशियली आपके मुल्क को ऑब्जर्व करती हैं, ये क्लेम उन्होंने भी किया है कि तब उस टाइम पे ग्रोथ पाकिस्तान की तकरीबन 6% आपका स्टैटिक जो मतलब अदारा जो शुमारियात का जो अदारा है ना, उसकी वेबसाइट मौजूद है। वहाँ पे आप पिछले सालों के देख लीजिए कि पाकिस्तान की तारीख में
जो है 6% GDP कभी भी हुआ ही नहीं है। सर ये तो मियां नवाज सर अगर आप क्लेम करते हैं कि हमारे दौर में बिलाल भाई अगर आप इजाजत दें तो मैं अभी आफाकी साहब को खोल के दिखा देता हूँ। IMF सर वो मैंने भी देखा है, वो आपको IMF बताने की जरूरत नहीं है। इंटरनेशनली ये भी ब्लूमबर्ग की रिसर्च भी आई है, यहाँ पर बहुत से ऐसे इदारे हैं जो इंटरनेशनली रिसर्च करते हैं, उन्होंने भी ये क्लेम किया है कि एक साल पहले पाकिस्तान के स्टैट्स क्या थे, आज क्या है। यानी उस टाइम पे अगर GDP ग्रोथ 6 पर थी, आज 0.04 है। नहीं, आज तो वो कह रहे हैं जी 17 अरब डॉलर जो इस वक्त हमारे उसमें ज़र मुबादला जो है ना आ गया है, और जब छोड़ा था तो उस वक्त तो ये 3-3.5 अरब या 4 अरब डॉलर था आपके खिलाफ। ये कौन कह रहे हैं सर? ये भी सारी सब चीज़ें सामने आ रही सर जिस टाइम पे छोड़ा था पाकिस्तान का फॉरेक्स रिजर्व 17 बिलियन डॉलर था, 16 से 17 बिलियन डॉलर था पाकिस्तान का फॉरेक्स रिजर्व, जिस टाइम पे इमरान खान साहब की हुकूमत गिराई गई। इसको कम करते करते सर इसको कम नहीं करते अभी इस वक्त आज की जो मतलब ये आज की जो रिपोर्ट्स हैं वो ये है कि इस वक्त आपके खिलाने में 17 अरब डॉलर जो है ना वो बताया जा रहा है। सर पता नहीं कौन बता रहा है 17 अरब डॉलर में, तो फिर मसला 17 अरब डॉलर मैं बताता हूँ। 17 अरब डॉलर जब इमरान खान साहब की हुकूमत उतरी तब पाकिस्तान के फॉरेक्स रिजर्व में था, ये प्राइवेट बैंक्स के पैसे निकाल के है। इसके बाद ये रिजर्व कम होता रहा, जिस तरह से मुस्लिम लीग नून भी क्लेम करती है कि हमने शायद कोई 10 अरब डॉलर की बाहर कर्जों की अदायगियां थी जो हमने की हैं, और जो क्लेम करते हैं वो 10 बिलियन डॉलर वहां से किए थे ना सर। अगर होता ही ना रिजर्व में तो कहां से पैसों की अदायगियां करनी थी? नंबर 1। नंबर 2, वो 17 से रिड्यूस करते करते 2.5-3 बिलियन डॉलर पर लेकर आए, और अब जब 2 अरब डॉलर अभी रिसेंटली चाइना की जानिब से आया, उसके बाद हम 4 बिलियन डॉलर पर खड़ा है हमारा फॉरेक्स रिजर्व। सर तजर्बाकार लोग थे, कहते थे कि हमारे पास तजर्बाकार टीम है, और ऐसे तमाम लोग हैं जिनका 30-30 साल इस मुल्क पर इक़्तिदार संभालने का तजर्बा है। क्या बेड़ा घर किया यहाँ पे सर। और जो ये मुफ्त आटा दिया जा रहा है, आपको लगता है कि ये मुफ्त आटा बड़ा अच्छा इकदाम आवाम के लिए किया जा रहा है? आवाम को लाइनों में लगाकर ये मुफ्त आटा हो, मुफ्त राशन हो, एहसास प्रोग्राम हो, ये इस तरह के जितने भी प्रोग्राम हैं जिससे इंसान को तोहीन अमेज, जिल्लत अमेज। एहसास प्रोग्राम से क्या तोहीन थी लोगों को? देखिए जब हेल्थ कार्ड से क्या तोहीन हो रही थी लोगों को? किससे? हेल्थ कार्ड से। हेल्थ कार्ड भी प्राइवेट, मतलब देखिए मतलब अब मुझे थोड़ा सा बात कर लें अगर इसके ऊपर, तो फिर शायद हम कहीं आगे ना वो उस पर निकल सकें। हेल्थ कार्ड की आप बात कर रहे हैं, हेल्थ कार्ड पे किसी सरकारी हॉस्पिटल में इलाज नहीं हो रहा था, ये कहा गया है निजी हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल में हो रहा था, प्राइवेट में हो रहा है ना, तो प्राइवेट हॉस्पिटल को उसके फ़ायदे पहुंचाए गए। दूसरी बात जिस पे आपने बात की है, ये जो लाइन में लग के जो आटे की बात कर रहे हैं, जो एहसास प्रोग्राम की बात कर रहे हैं, एहसास प्रोग्राम गवर्नमेंट का नहीं था, वो सलानी का इन्होंने मतलब लेके अपने उस पर बैनर लगाए हैं और चलें ये सारी चीज़ें। सलानी बेचारा जो है ना जाके उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि जी हमारा सारा प्रोग्राम इन्होंने एहसास में डाल दिया। बात ये नहीं है, हम ये कहते हैं जो उन्होंने भट्टी साहब ने बात की थी, बड़ी खूबसूरत बात ये की थी कि जब तक आप अपने मुल्क को स्ट्रेंथन नहीं करेंगे, आप स्किल्ड नहीं करेंगे, लोगों को एम्पावर नहीं करेंगे, आपकी पैदावार नहीं बढ़ेगी, आप बेकारी रहेंगे। आप बेकारियों की एक फ़ौज बढ़ा रहे हैं, और उन लोगों को क्या ज़रूरत है? जब जिस बंदे को 3 वक्त का खाना मिल जाए, वो घर से निकलता है काम करने के लिए, वो खाना खाएगा, घर चला जाएगा, अगले दिन अपने बच्चों को भी ले आएगा। तो इस सारी चीज़ों को मतलब कोई मुल्क जो है ये मुफ्त आटे से, मुफ्त चीज़ें देने से कभी वो आगे बढ़ता है? कभी जब तक आप उनको अच्छी स्किल ना दें, उनको अच्छी एजुकेशन ना दें। बाहर के ममालिक में आपकी डिमांड क्या है? सारी दुनिया बांग्लादेश की जो है ना फोर्स वहाँ पे जा रही है, पाकिस्तान के लोगों को वहाँ बुलाना पसंद नहीं करते। ये सारी चीज़ें क्या हैं, किसने करनी है? खा वो PTI हो, वो नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो, इन लोगों को ये सस्ती शोहरत के लिए। मैं ये समझता था कि हमारे जो वज़ीर आला हैं मोहसिन नकवी साहब हमारी बरदरी से हैं, अच्छे समझदार हैं, लेकिन उन्होंने भी वही रवायती जो सारे काम थे वही सारे लोगों को जलील किया गया। अब देखें 10-15 लोग मारे गए, और आटे की लाइनों में एक बंदा सुबह से लेकर रात तक आटे की लाइन में लगता है कि वो उसी तरह से जाके कोई बाइज्जत तरीके से रोटी कमाए, दिहाड़ी लगाए तो 1000 रुपये की दिहाड़ी उसकी मजदूरी की लग जाती, तो 2 आटे के थाले खरीद सकता है, लेकिन उनको लाइनों में लगा दिया गया। ये तरीक़ेकार जो है ना, ये माजरत के साथ वो 658 रुपये का रेट था आटे का, और वो 1152 कर दिया। उसके बाद जाहिर बात है दूसरी तरफ मिल नहीं रहा, पता नहीं। और इससे इस हुकूमत की बजाय इसके कि इसको कोई फ़ायदा पहुँचता, इसको इनको नुकसान हुआ है। अहमद भट्टी साहब लास्ट मिनट्स, अगर इमरान खान साहब को हुकूमत मिलती है, आप क्या समझते हैं सर इस जो मईशत का हाल हो चुका है? जिस तरह फाइनेंशियल टाइम्स में भी इमरान खान साहब ने जिक्र किया कि पाकिस्तान पर बहुत मुश्किल हालात चल रहे हैं इस टाइम पे, और इंटरनेशनली पाकिस्तान को मदद की ज़रूरत है। खान साहब अब दोबारा से US की तरफ देख रहे हैं, जबकि खान साहब ने एक बड़ा प्रोपेगेंडा किया और कहा कि अमेरिका ने मुझे निकाल बाहर किया, फिर कहा बाजवा साहब ने निकाल बाहर किया, फिर बातों को चेंज करते रहे। अब खान साहब की क्या स्ट्रेटजी चल रही है सर? देखिए बात यह है कि सबसे पहले तो मैं आखिरी कमेंट करना चाहूँगा, जो आफाकी साहब बात कर रहे थे, एक चाइनीज़ प्रोवर्ब है, फीड अ मैन अ फिश यू फीड हिम फॉर अ डे, टीच अ मैन टू फिश यू फीड हिम फॉर लाइफ। तो जब तक आप अपने मुल्क के लोगों को स्किल नहीं करेंगे, ऐसे
इक्विप नहीं करेंगे ऐसे स्किल्स के साथ कि वो जॉब मार्केट में जाके उनको फौरी तौर पे जॉब्स मिल जाएं, तब तक आपका मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। अनएम्प्लॉयमेंट मज़ीद बढ़ती जाएगी, खाने वाले मुंह बढ़ते जाएंगे, खिलाने वाले हाथ कम होते जाएंगे। अब जो आपका सवाल है, देखें, आप कभी भी किसी भी मुल्क के साथ अपने ताल्लुकात ख़त्म नहीं कर सकते। इंटरनेशनल अफेयर्स में ये प्रिंसिपल वाज़े तौर पे हमने पढ़ा भी है, आपके बिल में होगा। सफ़र लहराना, वो सब बातें करना और यूएस के बारे में अवाम को सारा बदजन करना, ये क्या था सर? सर, यूएस को किसी ने भी बदजन नहीं किया, ना ही खान साहब ने किया। देखिए, एक साइफर आया, वो एक हकीकत है। उसकी बुनियाद पे एक बयानिया बना जिसमें सारी दुनिया ने इस चीज़ को तस्लीम किया कि वो साइफर आया। आपकी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग ने भी जो एलामिया जारी किया, उसमें भी उस चीज़ को तस्लीम किया गया कि साइफर आया। और हम इस चीज़ से बिल्कुल भी, मेरा ख्याल है, इनकार नहीं कर सकते कि अमेरिका की जब से हमारा मुल्क बना है, कोई ना कोई किसी ना किसी शक्ल में मुदाखलत हमारी हुकूमतों में रही है। तो उससे तो इनकार नहीं किया जा सकता। अब बात आती आगे बढ़ने की। पहले जो हो गया सो हो गया, अब हमने आगे बढ़ना है। इस वक्त जो हमारा मुल्क जिस कठिन दौर से गुजर रहा है, उसमें से इसको निकालना कैसे है, उसके लिए ज़रूरी है एक पूरा का पूरा इकोनॉमिक प्लान चाक आउट किया जाए। वो हम अपने जो हमारा मैनिफेस्टो आ रहा है इंशाल्लाह आने वाले इलेक्शंस के लिए, उसमें हम दे रहे हैं। और उसका कुछ जो प्रीव्यू है वो खान साहब ने अपना मीनार पाकिस्तान वाले जलसे में भी दिया, और कुछ बातें उन्होंने फाइनेंशियल टाइम्स के इंटरव्यू को भी उन्होंने, जिसमें मरियम औरंगजेब साहब ने कहा 10 चपेटें पड़नी चाहिए। मरियम औरंगजेब साहिबा की क्या बात करनी है, उनकी बात को संजीदा नहीं लेना चाहिए, किसी भी बात को। उनकी वो इंतहाई गैर संजीदा अंदाज़ है उनका बात करने का, तो उनकी किसी बात को संजीदा नहीं लेना चाहिए। अब ये देखें कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक बंदा इस वक्त गवर्नमेंट में भी नहीं है, लेकिन वो मुल्क के मसले को हल करने के लिए उसकी एक स्ट्रैटेजी दे रहा है। सर, लेकिन अपने आप को तसव्वुर वज़ीर आज़म नहीं करते हैं। स्पोक्स पर्सन है ना इमरान खान साहब, अपने आप को तसव्वुर वज़ीर आज़म पाकिस्तान ही करते हैं। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। मेरे दोनों गेस्ट का बहुत शुक्रिया, ज़मीर आफाकी साहब आपका, अमर भट्टी साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन द शो। नाज़रीन, इस मुल्क का हल यही है कि किसी भी तरह तमाम पॉलिटिकल लीडर्स, तमाम स्टेक होल्डर्स बैठ के आपस में मुशावरत से इलेक्शंस की डेट डिसाइड करें, ना कि रोज़ाना इदारों को मैलाइन किया जाए, इदारों के ऊपर इसी तरह से इल्ज़ाम तराशियाँ की जाएँ कि कोई किसी के साथ बैठा है, कोई किसी के साथ बैठा है। इस तरह से तो मुल्क के इदारों का आपस में तसादुम होगा, मुल्क के लिए किसी किस्म की बेहतरी भी नहीं होगी। अल्लाह ताला इन तमाम लीडर्स को हिदायत दे कि आपस में बैठें और बैठ के मुल्क की बेहतरी का सोचें। आप सबका देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।